हर एक गेम जो इस लिस्ट में है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। गेम की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक छोटे प्लेन और उसमें बैठे 7 पैसेंजर्स के अराउंड। अगली गेम का नाम है कैरबाइन और ये आज तक की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रोब्लॉक्स गेम्स में से एक है। रोब्लॉक्स के बारे में तुम सब जानते होगे, तुमने कभी ना कभी पक्का रोब्लॉक्स खेली होगी और अगर नहीं भी खेली तो पक्का तुमने रोब्लॉक्स का नाम तो जरूर सुना होगा। रोब्लॉक्स काफी फेमस गेम है, इसके अंदर तुम्हें हजारों गेम्स देखने को मिलती हैं और स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे तुम्हें शोज से इंस्पायर्ड गेम्स भी मिल जाएंगी जैसे कि स्क्विड गेम, स्ट्रेंजर थिंग्स, वन पीस। लेकिन ये क्रिएटिविटी केवल शोज तक सीमित नहीं है। रोब्लॉक्स पे ऐसी भी गेम्स हैं जो शायद तुम्हें खेलने में काफी ज्यादा मजेदार लगे, लेकिन इन गेम्स के पीछे की रियलिटी जान के, इन गेम्स के पीछे के डार्क सीक्रेट्स जान के शायद तुम कभी फिर से रोब्लॉक्स को उस नजरिए से ना देख पाओ, क्योंकि हर एक गेम जो इस लिस्ट में है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और हर किसी की अपनी एक डार्क बैक स्टोरी है। इट्स वेरी पॉसिबल कि जो भी गेम्स तुम इस लिस्ट में देखोगे वो तुमने कभी ना कभी जरूर खेली होगी। इस लिस्ट की पहली गेम है 99 नाइट्स इन द फॉरेस्ट। ये एक सर्वाइविंग गेम है जो एक रियल लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन होप से इंस्पायर्ड है। इस गेम को 4 मार्च 2025 में ग्रैंड मास फेवरेट गेम्स ने बनाया था। रिलीज होते ही गेम काफी ज्यादा फेमस हो गई थी विद 700 मिलियन प्लस विजिट। गेम में एंटर करते ही आपके पास सबसे पहले एक वार्निंग आती है दैट द गेम इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। गेम की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक छोटे प्लेन और उसमें बैठे 7 पैसेंजर्स के अराउंड। कोलंबिया, इसी प्लेन में 7 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे जिसमें से 5 थे, एक मदर और उनके 4 बच्चे, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिसिंग हो गए थे प्लेन क्रैश के चलते। अनफॉर्चुनेटली जितने भी एडल्ट्स इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनमें से एक भी सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन वो 4 बच्चे किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं 40 दिन तक सरवाइव करने का। उन्होंने जंगल में भटकते हुए, जंगली जानवरों से बचते हुए और वाइल्ड फ्रूट्स खा के किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रखा। मीनवाइल इसी समय के दौरान एक काफी बड़ा ऑपरेशन होप स्टार्ट हो चुका था उन चारों को रेस्क्यू करने के लिए, एंड फाइनली उन चारों को रेस्क्यू कर भी लिया गया था। जहां तक बात है 99 नाइट्स इन द फॉरेस्ट की, तुम्हें इस गेम में एक आइसोलेटेड आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है जहां तुम्हें 99 नाइट्स सरवाइव करनी होती है उन्हीं 4 बच्चों को ढूंढते हुए। लेकिन जैसे जैसे तुम गेम में आगे जाते रहते हो चीजें और डार्क और अजीब होती जाती हैं। एबेंडेंड रिसर्च साइट्स, अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स और पूरे गेम के दौरान तुम्हें काफ़ी अजीब अजीब नोट्स देखने को मिलेंगे जो सजेस्ट करते हैं कि एक हॉरिफिक क्रिएचर जंगल में हंट कर रहा है। चीज़ें यहाँ तक सीमित नहीं हैं, गेम के अंदर तुम्हें अजीब सिंबल्स, स्ट्रेंज साइट्स और इवन कल्ट मेंबर्स तक देखने को मिल जाएंगे और ये सारे सिंबल्स एक डियर काइंड ऑफ क्रिएचर की तरफ इशारा करते हैं जिसकी नज़र थ्रू आउट द गेम तुम्हारे पे होती है। ऑल्दो गेम ने कभी भी इस क्रिएचर को एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन थियरीज के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर इंस्पायर्ड है विंडेगो से, एक फोकलोर स्पिरिट जिसका सर तो डियर का होता है लेकिन बॉडी ह्यूमन की। वहीं गेम में इसको कल्ट मेंबर्स का एक्सपेरिमेंट माना जाता है जिन्होंने खुद ही उसको क्रिएट करा और खुद ही उसको वर्शिप करने लगे। लेकिन गेम ने कभी भी इस क्रिएचर को एक्सप्लेन नहीं करा और शायद ना कभी करेंगे। इस लिस्ट की दूसरी गेम इतने हॉरिफिक केस के अराउंड रिवॉल्व करती है जो सुन के ही शायद तुम्हें डिसगस्टेड फील हो सकता है। माई आइज डिसीव, जो अब एक बैंड रोब्लॉक्स गेम है। ये गेम तुमसे सिर्फ एक सवाल करती है, क्या हो अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दीवारों के बीच में कैद होकर रहना पड़े तो। गेम की स्टार्टिंग में ही डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है डू नॉट टेक दिस लाइटली। गेम में तुम्हें एक बच्चा बनाया गया जो एक बेसमेंट के अंदर शेल्टर्ड है। रोज सुबह गेम में उठ के तुम्हें एक ही रूटीन फॉलो करना होता है, टेक योर पिल्स, ईट योर फूड, वाटर योर प्लांट्स और अपने फादर के आने का वेट। जैसे जैसे डेज बीतते जाते हैं तुम्हारे ड्रीम्स और ज़्यादा हॉरिफिक होते जाते हैं। 6th डे पे तुम्हारे पे एक ऑप्शन होता है, एंटीडोट्स को कंटिन्यू रखना या फिर उसको तोड़ के फेंक देना। ये डिसीजन 2 डिफरेंट एंडिंग की तरफ लीड करता है। अगर तुम एंटीडोट लेना छोड़ देते हो तो बच्चा अपने फादर से झूठ बोलेगा कि उसने एंटीडोट ली है। इसी दिन सेम नाइट पे डोर बेल बजने की वजह से पैनिक में बच्चे के फादर मिस्टेकनली दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। बेसमेंट से ऊपर जाके तुम्हें एक रिसिप्ट दिखती है जिसपे स्लीपिंग पिल्स लिखा होता है। उसी के साथ में तुम्हें एक पुलिस रिपोर्ट दिखती है जिसपे लिखा होता है द केस वॉज क्लोज्ड। आखिरी में उस बच्चे को सन दिखता है जिसे देख के वो कहता है व्हाट इज दैट ग्लोइंग बॉल अप देयर एंड व्हाई इट इज हर्टिंग माई आईज। यहीं पे गेम खत्म हो जाती है। अब अगर तुम पिल्स लेना नहीं छोड़ते
तो छठे दिन के बाद सीधा तुम्हारी आंख खुलती 147th डे पे। और उसी दिन जब उस बच्चे के फादर बेसमेंट का गेट खोलते हैं तो स्क्रीन पे एक फाइनल क्वेश्चन अपीयर होता है। इतनी डार्क स्टोरी के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो ज़रूर होगी, और यहीं पे सारी चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं एलिजाबेथ फ्रिट्जी के केस पे। एक ऐसा केस जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था। जोसेफ फ्रिट्जी ने अपनी ही बेटी एलिजाबेथ को अपने ही घर के बने हुए बेसमेंट में बंद कर दिया था पूरे 24 सालों के लिए। और बस यही नहीं, उसने पूरे 24 साल अपनी ही सगी बेटी को मल्टीपल टाइम्स रेप करा। एज अ रिजल्ट एलिजाबेथ ने उसी बेसमेंट के अंदर 7 बच्चों को जन्म दिया। दैट मीन्स उस बेसमेंट के अंदर जोसेफ के 8 बच्चे थे, जिसमें उसी की एक बेटी उसके 7 बच्चों की माँ थी। एलिजाबेथ सिर्फ 18 साल की थी जब जोसेफ ने उसे ड्रग करके घर के बेसमेंट में लॉक कर दिया था, और उसने बाहर सबको ये बताया कि एलिजाबेथ अपने दोस्तों के साथ भाग गई कोई कल्ट ज्वाइन करने। एलिजाबेथ के 3 बच्चों को उसी के साथ बेसमेंट में बंद कर दिया गया। बाकी के बचे हुए बच्चों को उसने अपनी वाइफ के साथ मिलके ऊपर ही बड़ा करा। 2008 में जाके फाइनली 24 साल बाद एलिजाबेथ को इस नर्क से आज़ादी मिली, जब उसकी एक बेटी क्रिस्टीन काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। पता नहीं किस तरीके से, लेकिन किसी तरीके से जोसेफ मान गया था क्रिस्टीन को और एलिजाबेथ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और हॉस्पिटल पहुंचते ही एलिजाबेथ ने पुलिस को ऑन द स्पॉट बता दिया कि 24 साल से उसके साथ क्या हो रहा था। जिसके बाद फाइनली 2009 में जोसेफ वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इट्स क्रेजी टू थिंक कि कैसे कैसे मॉन्स्टर्स हमारे वर्ल्ड में भरे पड़े हैं। जस्ट इमेजिन एक गेम के थ्रू तुम वो साइकोलॉजिकल हॉरर फील कर सकते हो। तो एलिजाबेथ ने 24 साल वहाँ पे कैसे काटे होंगे। हमारी अगली गेम रिवॉल्व करती है एक फोकलोर अर्बन लेजेंड के अराउंड। पैरानोया एक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है। गेम के अंदर तुम्हें एक निया नाम के आदमी का रोल मिलता है जो बेयरली अलाइव है। तुम्हारे अराउंड 2 डॉक्टर्स खड़े हैं जो तुम्हें बचाने का ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन फेड हो जाती है और तुम सीधा अपने घर पे उठते हो। उठते ही तुम्हारे पास ट्रैंग नाम की एक लड़की का कॉल आता है जो तुम्हें मोटेल में मिलने बुलाती है। निकलने से पहले तुम अपनी मदर से बात करते हो जो तुम्हें आते टाइम नमक लाने को कहती हैं। और इसी के बाद शुरू होती है सीरीज ऑफ स्ट्रेंज इवेंट्स। तुम घर से निकलते टाइम अपनी मदर को एक फोटो को प्रे करते हुए देखते हो, और उसी टाइम कोई तुम्हें चौक कर देता है, जिसके तुरंत बाद तुम एंटर करते हो एक सररियल ड्रीम काइंड ऑफ वर्ल्ड में, जिधर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, एक रिंगिंग फोन ढूंढना। सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा फाइनल टास्क होता है 3 अगरबत्ती और 8 कैंडल जलाना। आखिरी कैंडल जलाने के बाद वही दोनों डॉक्टर्स में से एक की आवाज़ आती है, सर द पेशेंट स्टॉप्ड ब्रीदिंग। लेकिन इस स्टोरी में रियल एलिमेंट क्या है? पैरानोया की स्टोरी इंस्पायर्ड है वियतनाम के एक केस से। ये इंस्पायर्ड है डेथ के अराउंड वियतनामीज के स्पिरिचुअल बिलीफ से। जितनी भी चीज़ें हमें थ्रू आउट द गेम दिखाई गई वो सारी चीज़ें उन सोल्स को इंडिकेट करती हैं जिनकी अर्ली या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। गेम के क्रिएटर ने कभी भी अपनी साइड से कोई भी स्टोरी शेयर नहीं करी जिससे ये गेम इंस्पायर्ड हो, लेकिन काफ़ी सारे रेडिट यूज़र्स की काफ़ी सारी थियरीज रिवॉल्व करती हैं इस गेम के अराउंड। काफ़ी लोग इसे साइगोन वियतनाम मिड 90s से अर्ली 2000 के बीच में हुए केसेस से लिंक करती हैं। एग्जैक्ट केस तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं इस बिलीफ के अराउंड। अगली गेम का नाम है कैरबाइन, और ये आज तक की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रोब्लॉक्स गेम्स में से एक है। इस गेम को डेवलप करा था एक्टिव शूटर्स नाम के एक ग्रुप ने। उन्होंने इस गेम में रियल लाइफ लोकेशंस यूज़ करी थी और उन लोकेशंस की एक्यूरेसी एकदम प्रिसाइज थी। इस गेम में तुम्हें हर तरीके के वेपन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस गेम की डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि इसके कैरेक्टर्स रियल लाइफ क्रिमिनल्स से इंस्पायर्ड है। जैसे ही तुम वेपन्स और कैरेक्टर्स चूज करते हो तुम एक स्कूल बिल्डिंग के सामने स्पॉन हो जाते हो। डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि ये बिल्डिंग एग्जैक्टली एक ऐसे बिल्डिंग से सिमिलर है जिसमें 90s के टाइम पे एक काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। इनफैक्ट ये पूरी गेम इन्हीं क्रिमिनल्स और ट्रेजेडीज़ के अराउंड बिल्डेड है। समहाउ एक तरीके से इस गेम के थ्रू उन क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करा जा रहा था। जस्ट इमेजिन रोब्लॉक्स एक ऐसी गेम है जिसे छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, और उनको अगर ऐसी गेम्स मिल जाए तो उनके माइंड पे किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। सो दिस वॉज इट गाइस। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और हाइप कर देना यार, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट हर रोज़ देखने को नहीं मिलता। अब अगर तुम्हें एक ऐसे कल्ट के बारे में जानना है
जिसने रोब्लॉक्स और डिस्कॉर्ड के थ्रू पूरे इंटरनेट पे तबाही मचा दी थी। तो आई बटन पे आई वीडियो ज़रूर देखना। और अगर तुम्हें मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर शॉर्ट क्वालिटी कंटेंट। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल वी मीट अगेन।